खबर के साथ बीकानेर के श्री डोंगरगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर एक निजी स्कूल में छात्रा और महिला टीचर के गायब होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर के श्री डोंगरगढ़ में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी बीच महिला टीचर और नाबालिग छात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें दोनों माफी मांगते हुए इस मामले को तूल नहीं देने की गुजारिश कर रहे हैं। बीकानेर एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा कि एक वीडियो में दोनों दिखाई दे रही हैं और वीडियो की जांच पड़ताल की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये वीडियो कहां से अपलोड किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही दोनों को दस्तयाब कर लिया जाएगा। इस पूरे मामले में हिंदू संगठन लगातार सक्रिय हैं और लव जिहाद जैसे मामले का आरोप लगा रहे हैं। तुरंत ये गुजारिश की जा रही है पुलिस से भी कि इस पूरे मामले में लड़की को बरामद किया जाए। ये छात्रा जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल की टीचर भी गायब है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस टीचर के जो दो भाई है जो एक समुदाय विशेष के हैं वो भी नहीं है। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। मर्जी से आए हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम एक दूसरे के बिना नहीं रहते। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन्होंने ये वीडियो जबरदस्ती बनवाई है मुझसे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद ने ये फैसला किया है कि हम ये वीडियो बनाएंगे और सबकी गलतफहमी दूर करेंगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, हम अपनी मर्जी से आए हैं और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रह शादी हो जाती और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। 30 तारीख को ये मुकदमा एक नाबालिग छात्रा के अगवा करने का परिजनों द्वारा करवाया गया था डूंगरगढ़ थाने पे। इसी क्रम में आज सुबह एक YouTube के मार्फत एक वीडियो हमें मिला है, जिसमें दोनों जो लड़कियां हैं वो दिख रही हैं और उसमें वो बातचीत कर रही हैं। उस वीडियो को कहां से अपलोड किया गया उसकी भी जो कार्रवाई है वो हमने डाल दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विक्रम जागरवाल फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? एक वीडियो भी सामने आया है, पुलिस प्रशासन और परिजन क्या कह रहे हैं? जी देखिए, पूरे मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। जो ये वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में जो है वो जिस शिक्षिका पर जो ये आरोप लगाए थे नाबालिग को भगाने के, और उसके साथ ये खुद जो नाबालिग बच्ची है वो इसमें वीडियो में मौजूद है और इन्होंने साफ कर दिया है कि वे अपनी सहमति से दोनों लोग जो है वो गए हैं, कोई जबरदस्ती इन्हें नहीं ले जाया गया है। और वो उन्होंने अपने घर वालों से भी इसके लिए माफी मांगी है और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे भी उन्होंने माफी मांगी है। वीडियो क्योंकि पुलिस के पास भी पहुंच गया है, तो जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम ने ये साफ कर दिया है कि वीडियो में दिखने वाली दोनों लड़कियां जो है वो यही है, लेकिन अभी तक जो है वीडियो का अनुसंधान करवाया जाएगा और ये किस लोकेशन का है इसका भी पुलिस जो है वो पता करवा रही है। और इनकी क्योंकि ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया है, इन्हीं के द्वारा अपलोड करने की बात भी सामने आई है, तो पुलिस लोकेशन को भी पता लगा रही है और किसने ये अपलोड किया है उसका पता लगाने में भी जुटी है। चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम, तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां फर्जी कॉल सेंटर से विदेशियों को ठगने का मामला सामने आया। ईडी ने मास्टरमाइंड समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने इन आरोपियों को 5 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इस गैंग ने अमेरिका, फिलीपींस के लोगों को ठगी का शिकार बनाया, साथ ही साथ बाकी देशों में भी ठगी की वारदातें की है। गैंग की ओर से 54 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। ईडी ने जयपुर, नागौर समेत कई राज्यों में छापेमारी की थी। सरगना और उसका दोस्त मथुरा में कॉल सेंटर चला रहे थे। 3 या 4 महीने के तक बाद वहां से जगह बदल लेते थे और इस तरह से वो पकड़ से बाहर थे। आखिरकार ईडी ने गिरफ्तारी की, फर्जी कॉल सेंटर पूरे मामले का पर्दाफाश किया है और ईडी अब 5 जुलाई तक आरोपियों को से पूछताछ करेगी। इस पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। 54 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम ये दे चुके हैं। अलग अलग देशों में धोखाधड़ी करके कॉल सेंटर के जरिए ये धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम देते थे। एक जगह पर कॉल सेंटर कुछ महीने चलाते थे, उसके बाद अपनी लोकेशन बदल लेते थे, एड्रेस चेंज कर देते थे, पता चेंज कर देते थे। आखिरकार ईडी को जब शिकायत मिली, ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई की है, क्योंकि विदेश से जो पैसा है वो इनके खातों में ट्रांसफर हुआ है।
अब ईडी इस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश कर रही है। इस गैंग के तमाम कनेक्शंस को खंगाला जा रहा है, कौन कौन इसमें शामिल है, कहां किन किन देशों में इसने ठगी की वारदात को अंजाम दिया है, कहां पर इसके कॉल सेंटर चलते थे, क्या देश में भी इस तरह से ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। ये तमाम सवाल हैं जिनको ईडी तलाशने की कोशिश करेगी। राकेश शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। राकेश, अपडेट क्या है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए, ईडी ने हाल ही में ये जो फर्जी कॉल सेंटर से जो ठगी की वारदात करने वाले एक बड़े गिरोह पर कार्रवाई की थी। ये राजस्थान में जयपुर और नागौर, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश और आस पड़ोस के जो राज्य हैं वहां पर इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना हुआ था और इसमें ये लोग कई लोगों से ठगी की वारदात कर चुके थे। लगभग 54 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात इन्होंने जो है की थी और उसके बाद जब ईडी को इसकी जानकारी मिली तो ईडी ने छापे मारे और छापे मारने के बाद में इसका जो मास्टरमाइंड है शहनवाज अहमद जिलानी, इसको गिरफ्तार किया है। इसके साथ साथ जो एक डेविड मॉरिसन्स है और महमूद खान, इन दो लोगों को भी गिरफ्तार किया है। ईडी ने इन सबको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया और 5 जुलाई तक की रिमांड पर इनको लिया है। चूंकि जिस तरीके से फर्जी कॉल करके इन्होंने कई लोगों से जो वसूली की है उसकी विस्तृत रिपोर्ट अब और पूछताछ अब जो है। बिल्कुल राकेश, नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में एसीपी ने बड़ा टैप किया है। आपको बता दें कि प्रतापनगर थाने का हेड कांस्टेबल रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। 10,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था और यहां पर एसीपी ने छापेमारी की, इसे गिरफ्तार किया है। टैप की कार्रवाई एसीपी की तरफ से की गई। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 10,000 रुपए की घूस लेते हुए हेड कांस्टेबल शोभाराम मीना एसीबी के हत्थे चढ़ा है। मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं करने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग इस हेड कांस्टेबल ने मांग की थी। परिवादी और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं करने के 1 लाख रुपए मांग रहा था। 10,000 की रिश्वत लेते धरा गया। एसीबी ने पकड़ लिया है। अब इसकी संपत्ति जांची जा रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से यह बड़ी कार्रवाई है। तो चलिए अगली खबर कि प्रदेश को दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिलेगी। 7 जुलाई को प्रदेश को दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है, जो जोधपुर से साबरमती के लिए शुरू होगी। चेन्नई से जोधपुर के लिए वंदे भारत रवाना हुई है। प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर से इसे हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये लंबी दूरी की जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो अब ये दूसरी ट्रेन राजस्थान को मिलने जा रही है, जिससे सहूलियत होगी राजस्थान के यात्रियों को, खासतौर पर ट्रेन से यात्रा करने में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर से इसे हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे और 7 जुलाई को प्रदेश को यह सौगात मिलने जा रही है। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के दौरे पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से आज मुलाकात करेंगे। बड़ी जानकारी है कांग्रेस के खेमे से। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इस बैठक में मौजूद होंगे। नए सचिवों और जिला अध्यक्षों के नामों पर भी बात की जाएगी। सचिवों की लिस्ट में कई नए नाम जोड़े जाएंगे। हालांकि सभी 85 नाम रिपीट होने की बात भी सामने आई है। जिला अध्यक्षों की लिस्ट का भी इंतजार है, कभी भी ये लिस्ट आ सकती है। सचिवों की लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। दिल्ली से बड़ी खबर, आज राजस्थान को लेकर मंथन नहीं होगा, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। राजस्थान को लेकर दिल्ली में बैठक जो प्रस्तावित थी वो स्थगित कर दी गई है। तो जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था कि आज पीसीसी चीफ दिल्ली के दौरे पर है बैठक को लेकर के, और बड़ी खबर दिल्ली से यह आई है कि आज जो बैठक होने जा रही थी राजस्थान को लेकर के मंथन की, 3 तारीख वाली बैठक जो है वो स्थगित की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लखवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लखवीर, जरा थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि आखिरकार बैठक निरस्त हुई है, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा और केसी वेणुगोपाल की मुलाकात होगी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मौजूदगी में।
देखिए हेमंत, पहले समझिए कि जो बैठक निरस्त हुई है वो राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर 3 जुलाई यानी कि आज के दिन प्रस्तावित थी, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को करनी थी। वो बैठक स्थगित हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उनके पैर में चोट है। हालांकि अब अगली तारीख कब होगी उस बैठक की वो फिलहाल तय नहीं है। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा दिल्ली दौरे पर हैं और कुछ देर बाद प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी दिल्ली आएंगे। इन दोनों के दिल्ली आने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य एजेंडा है, वो ये है कि राजस्थान कांग्रेस में संगठन विस्तार जो होना है, जिसको लेकर पिछले सप्ताह भी लगातार जो मैराथन बैठकें राष्ट्रीय राजधानी में हुई, केसी वेणुगोपाल से भी मिले थे सुखजिंदर सिंह रंधावा और डोटासरा, और इसके अलावा सह प्रभारी से तमाम नामों पर चर्चा की गई थी, जिसके आधार पर एक फाइनल सूची आलाकमान को सौंपी गई थी। अब उस सूची में करेक्शन करने हैं, क्योंकि चुनाव के समय, चुनाव के साल में कांग्रेस का आलाकमान का साफ निर्देश है प्रदेश इकाई को कि किसी भी तरीके की कोई ऊंच नीच ना हो जाए और तमाम तरीके से सभी चीज और सभी मापदंडों को ध्यान में रखा जाए, चाहे वो सोशल इंजीनियरिंग की बात हो, जातिगत आधार हो, क्षेत्र का आधार हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है राजस्थान प्रदेश की, उसके तमाम नेताओं के धड़ों को इसमें बिल्कुल लखवीर, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बड़ी अपडेट यह है कि आज गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली पहुंच रहे हैं और साथ ही सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ में केसी वेणुगोपाल के साथ उनकी बैठक होनी है। लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 दिवसीय जैसलमेर के दौरे पर रहे और शहर के बीच में स्थित माहेश्वरी सेवा सदन में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की है। वरिष्ठ जनों और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ संवाद किया, सरकार के 9 साल के कार्यकाल में किए गए प्रमुख कार्यों उपलब्धियों पर चर्चा की और उन्होंने मोदी सरकार के नेतृत्व में सभी योजनाओं की विस्तार से जानकारी भी दी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विकास यात्रा आगे बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था के मामले पर स्थिति क्या है और क्या कुछ योजनाएं मोदी सरकार ने आम लोगों को सुपुर्द की हैं। जो देश में परिवर्तन लाने वाली सरकार है, गरीबों के जीवन में, देश के आर्थिक व्यवस्था हालात को बदलने वाले, जीवन को बदलने और देश के आर्थिक आधार को बदलने वाली जो सरकार है, उस सरकार को 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ में काम करने का अवसर देश के अनेक प्रबुद्धजनों ने जिस तरह का वायुमंडल निर्माण किया उसके कारण से मिला है। देश के ऐसे सारे प्रबुद्धजनों को साथ में बैठकर जो समाज को प्रेरित करके सही दिशा में ले जाने की शक्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं। और अब खबर दौसा से, जहां पर डिगो गांव में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। परिजनों ने लालसोट पुलिस थाने के बाहर सड़क मार्ग को जाम कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद ही पुलिस में की ओर से समझाइश की गई, जाम को खुलवाया गया। इसके बाद परिजन थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। परिजनों का यह आरोप है कि युवक की हत्या की गई है। इस मामले में परिजन गांव के ही एक युवक राजाराम मीणा पर ही हत्या का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल मृतक युवक के घर बीती रात को धार्मिक आयोजन था। जैसे कि धार्मिक आयोजन से घर के सदस्य फ्री हुए और घर की बेटी उस दौरान गायब थी। इसके बाद परिजन बेटी की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान यह घटनाक्रम हुआ। हम नहीं मारा तो हमको गलत जगह मिलना चाहिए। हम भी ऐसा कर दो मारे तुम्हारे पापा को कटवा गड़ो भीतर, अब हम मारेंगे हमारा बाप को, थम दे दो जिंदा कर। एक युवक की मौत का मामला सामने आया है और उसको लेकर ये भी रोड को ब्लॉक करने की स्थिति में थे, लेकिन जो है इनको कहा गया कि जो भी नियमानुसार इसमें कार्रवाई आप रिपोर्ट दीजिएगा, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रात को हमारे डिगो गांव का नवल सिंह, उसकी कुछ लोगों ने के द्वारा हत्या की गई है और उसी के संदर्भ में आज सब गांव वाले और हम इस बैठे हैं। हमें उसका न्याय चाहिए, दोषियों को सजा मिले और जो परिवार है, पीड़ित परिवार, उसको कोई आर्थिक सहायता मिले। तो वहीं अलवर रेलवे स्टेशन पर राजकोट से दिल्ली सराय रोहिला ट्रेन से सफर करने वाली एक युवती अपने भाई और पिता के साथ सफर कर रही थी। तभी अचानक से वो युवती अलवर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से लापता हो गई। इस पर युवती के पिता और उसके भाई ने उसे काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये युवती नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के सराय रोहिला पुलिस स्टेशन पर इस बात की सूचना दी, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं लग पा रहा। जीआरपी थाना पुलिस भी युवती को ढूंढने की कोशिश कर रही है। फिलहाल शिकायत के बाद गुमशुदा का मामला दर्ज किया गया। जीआरपी थाना पुलिस युवती की तलाश कर रही है।
फिर से अचानक गायब हो गई। घर वालों ने उसकी तलाश की किंतु वो नहीं मिली, जिसकी रिपोर्ट सहायता में की गई, जो हमारे पास आने पर थाना जीआर के रोड पर गुमशुदगी दर्ज की गई है, जिसकी हमारे द्वारा तलाश की जा रही है किंतु अभी तक नहीं मिली है। तो वहीं जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन की ओर से 7 मंजिला अवैध बिल्डिंग पर कार्रवाई की गई है। जेडीए प्रशासन ने जोन संख्या 5 के महारानी फार्म दुर्गापुरा स्थित गायत्री नगर कॉलोनी में अवैध रूप से बनाई जा रही 7 मंजिला अवैध बिल्डिंग पर कार्रवाई की है। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने जानकारी दी कि जेडीए के अनुमोदित नक्शे के विपरीत अवैध निर्माण और प्रत्येक फ्लोर पर अतिरिक्त यूनिट बनाने की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद अवैध निर्माणकर्ता को नोटिस दिया गया, लेकिन स्पष्ट जवाब नहीं मिलने के बाद जेडीए प्रशासन ने बिल्डिंग के अवैध हिस्सों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही स्वीकृत नक्शे के खिलाफ निर्माण को सील किया गया। की ओर से विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कई दावे और योजनाओं की बात जरूर की जा रही है, लेकिन आज हम उन दावों और योजनाओं के बीच ऐसे धरने की बात करेंगे जो किसी गांव में नहीं, सिवाना कस्बे में चल रहा है, और वो भी 1-2 दिन से नहीं, 860 दिनों से अधिक का समय हो गया। लेकिन इस धरने को लेकर के पानी की मांग इनकी पूरी नहीं हो पाई है। ये धरना किसी बड़ी मांग के लिए नहीं, सिवाना में पानी की मांग को लेकर चल रहा है। और यहाँ के बाशिंदों का यह कहना है कि कई बार नेताओं से, अधिकारियों से आश्वासन उन्हें जरूर मिलते हैं, लेकिन सिवाना नगरपालिका समेत पूरे विधानसभा क्षेत्र में पानी की बड़ी किल्लत है। लोगों को 600 रुपए खर्च करके टैंकर यहां पर डलवाना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और झुंझुनू की चिड़ावा नगरपालिका की उदासीनता के चलते सीवरेज लाइन टूट गई है। पिलानी रोड स्थित चौराहे के व्यापारियों के लिए परेशानी का सबब यह सीवरेज लाइन बनी हुई है। काफी दिनों से सीवरेज लाइनें टूटी होने के चलते पानी का रिसाव हो रहा है और इस सीवरेज का बदबूदार पानी सड़क पर जमा होने के कारण आसपास के दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंदे पानी की समस्या है। ये दुकानों के आगे जगह जगह ये पाइप लकीज है। दुकानों के आगे पानी भरा हुआ है, सारे गड्ढे हो रखे हैं। ना ही तो गाड़ी साइड में उतार सकते हैं, ना ही आदमी पैदल जा सकता है। इतना पानी भरा हुआ है कि अब तो दुकानों में बैठना भी मुश्किल हो गया है। दुकानों में बदबू आने लग गई है। और यहाँ चौराहे के पास जाके आप देखो, इतना पानी भरा हुआ है, गाड़ी निकलती है तो उसके छींटे लगते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अलग अलग मंदिरों, मठों, अखाड़ों में धूमधाम से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों की कुछ तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रतापगढ़, उदयपुर, करौली, झालावाड़, डूंगरपुर और सीकर की तस्वीरें देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। किस तरीके से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। राजस्थान के तमाम आश्रमों में भी शिष्यों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही भक्त अपने अपने गुरुओं के आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ पड़े हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरों के माध्यम से इसे जरा समझिए। मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। प्रतापगढ़, उदयपुर, करौली, झालावाड़, डूंगरपुर और सीकर की तस्वीरें हैं। तमाम जगहों पर बड़ी तादाद में लोग उमड़ रहे हैं अपने अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेने के लिए और साथ ही साथ मंदिरों में भी भगवान के दर्शन करने के लिए लोग उमड़े हैं। उधर अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के दुपहिया वाहन से टकराई और बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में बिजली का खंभा टूट करके 10 से 15 फीट दूर जाकर गिर गया। खंभा टूटने के चलते बिजली के तार जमीन पर गिरने से यहां पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे की सूचना बिजली विभाग और कोतवाली थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बिजली की लाइन को बंद किया गया, वहीं मौके से कार चालक फरार हो गया। सर कुछ नहीं सर, हम लोग बाइक से उतरे थे और वंडर मॉल में अंदर जा रहे थे। जैसे हम लोग 20 गज की दूरी पे गए तो पीछे कार वाले ने आके यहाँ पे खंभे से बैठ दिया। खंभा बिल्कुल ही बैक साइड चला गया बिल्कुल। वो तो शुक्र मानो कि लाइन बिल्कुल इमरजेंसी बंद हो गई, हम लोग साइड हो गए थे, कोई घटना नहीं हुई। गाड़ी का नुकसान हुआ है, उस गाड़ी का भी आगे गए। बाकी सर देखो आप कैसे गाड़ी लोग चलाते हैं गाड़ियाँ। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल